नमस्कार, मी विलास बडे, न्यूज 18 लोकमतच्या या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। आपण सुरुवातीला जातोय काँग्रेसचे नेते मंत्री विजय वडेट्टीवार बोलतायत। आणि भेटी होणं, त्यावर अधिक चर्चाला पेव येणं, यापेक्षा त्याच्यातून सकारात्मक आपण बघितलं पाहिजे। महाराष्ट्राचे काही प्रश्न घेऊन भेटले असावेत, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काही चर्चा झाली असावी, हा पण विचार त्या ठिकाणी झाला पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की दोन नेते भेटतात त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या हितासाठी नक्कीच काहीतरी चर्चा होईल, झाली असेल आणि महाराष्ट्राला त्यातून काही फायदा होईल, हा मला विश्वास वाटतोय। ईडीची कारवाई संत गतीने होईल असं वाटतं यानंतर? नाही, आता या संदर्भात अलीकडे तुम्ही पाहतोय आपण की त्यावर मी काय बोलण्यापेक्षा संत गतीनं होईल की जोराने होईल, त्याला थांबेल नाही थांबणार, हो हा विषय आम्ही बोलून त्याला उपयोग नाही। आणि आमच्या अधिकार क्षेत्रात पण नाही की ते थांबलं पाहिजे की ते पुढे थांबावं म्हटलं तरी ते थांबेल का, हा विषय थोडा त्याला सगळ्यांना माहिती आहे की याला राजकीय झालर आहेच, राजकीय भावना आहे आणि ज्या पद्धतीनं चाललेलं आहे। पण हे एक असं म्हणतात की प्रगल्भ राजकारणाच्या दृष्टीने आणि डेमोक्रेसीच्या मजबूतीसाठी जे चाललंय ते योग्य नाही, एवढं माझं मत आहे। शरद पवारांनी ईडीच्या कारवाया, दबाव तंत्र आणि वारंवार जो विरोधकांकडनं भाजपच्या विरोधकांकडनं भाजपवर आरोप होत आहे, त्या संदर्भात जर भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करावी असं इतर पक्षांचं म्हणणं आहे का? कारण या भेटीमुळे अर्थातच जे प्रेशर वाढलेलं आहे ते शिवसेना आणि काँग्रेसवरचं मला वाटत नाही। खरं तर 3 पक्षाचं सरकार आहे आणि सगळ्यांना माहिती आहे कोणत्याही पक्षावर प्रेशर आला की तो पक्ष सोबत कशाला राहील। 3 पक्षांना मिनिमम आपला जो समान किमान कार्यक्रम आहे त्या अजेंड्यावर 3ही पक्ष काम करत आहेत आणि चांगलं अंडरस्टँडिंग आहे 3ही पक्षात। त्यामधून छोट्या मोठ्या गोष्टीला घेऊन वेगळा अर्थ करण्यात काय अर्थ नाही। मागच्या वेळेसच्या सरकारमध्ये अशा आपसामध्ये थोडीशी टसल व्हायची, पण नंतर जुळवून घेतलं जायचं। काँग्रेसचे आमदार आघाडीची बैठक सुद्धा येत्या आठवड्यात होणार आहे, 3ही पक्षांचे प्रमुख नेते भेटणार आहेत आणि त्याच्या आधी शरद पवार पंतप्रधानांना जाऊन भेटतात, याचे राजकीय अर्थ कसे निघतात याकडे कसं बघताय? असे यावर चर्चा करणं किंवा ती चर्चेवर आपण अंदाज वर्तवणं याला काही अर्थ नसतो। नेमके ज्यावेळेस 2 नेते भेटतात त्यावेळेस ती झालेली चर्चा त्या 2 नेत्यामध्ये कोणीतरी त्या नेत्यापैकी एक नेता सांगू शकेल या भेटीमागे काय उद्देश होता, कशासाठी भेट होती। मला वाटते 4 वाजता पवार साहेबांची पत्रकार परिषद आहे आजच, त्यामध्ये ते सगळं घटना विषद होईल, त्या सगळ्या लोकांच्या पुढे मांडतील। काँग्रेसचे आमदार जे आहेत ते सोनिया गांधींना भेटले आहे, मंत्र्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे, त्यामध्ये तुमचं पण नाव आहे। असे जर काम करत नसेल तर आम्ही कसं काम करावं असंही त्या ठिकाणी सोनिया गांधी यांच्याकडे बोललं आहे। असं आहे की कोणी चुकत असेल तर त्या संदर्भात चूक लक्षात आणून देणं हायकमांडच्या, मला वाटतं यात काही गैर नाही। आमच्याही काही चुका होत असतील तर त्या चुका आम्हाला कदाचित कळत नसतील, त्यामुळे हायकमांडच्या माध्यमातून जर आम्हाला कळले म्हणून त्यावर त्यांचा तो अधिकार आहे लोकशाहीमध्ये। आणि विशेष करून पक्षाच्या हायकमांडला भेटून चर्चा करणं, बोलणं, आपल्या अडचणी सांगणं, हे यातून त्या मनातील भावनांना एक रस्ता मिळतो किंवा त्याला एक वेळ मिळतो, त्यातून चांगल्या गोष्टी घडतात। राहिला की आम्ही चुकलो असेल त्या आमच्या हायकमांडकडे बोलले असतील तर त्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळेल आणि पुन्हा त्या चुका होणार नाहीत यासाठी काळजी घेतली जाईल। काही बाजू हायकमांड समोर मांडली जाईल का? म्हणजे तुमचा काही प्लॅन आहे का? नाही, मला तरी वाटतं की हायकमांड ज्यावेळेस बोलवतील, आदेश देतील, बोलवून घेतील, त्यावेळेस आम्हाला संधी देतील तर आम्ही ते पण बोलू की काय झालं आहे नेमकं। पण मला माझ्या माहितीप्रमाणे मॅडमची भेट झाली माननीय सोनिया गांधीजींची, जवळपास 35 मिनिट त्या भेटल्या, सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे आणि त्यावर त्यांना जे काही पुढचं आहे ते सगळ्या महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांना बोलून चर्चा होईल अशी शक्यता वाटते। काँग्रेसच्या आमदारांनी हे पण म्हटलं आहे की आतापर्यंत 2.5 वर्ष जे सत्तेवर मंत्री होते त्या मंत्र्यांना बदलून नवीन लोकांना संधी द्यावी, आम्हाला पण संधी द्यावी अशीही त्यांनी मागणी केली आहे। आता कोण काय मागणी केली त्यावेळेस मी तर नव्हतो, कारण त्या मिटिंगमध्ये मी गेलेलो नाही, त्यामुळे यावर नेमका अंदाज वर्तवणं चुकीचं होईल आणि मागणी करायचा अधिकार सगळ्यांनाच आहे। म्हणजे ते
4 टर्मच्या आमदारांचा अधिकार आहे आणि पहिल्या टर्मच्याही आमदाराचा आहे. लोकशाहीमध्ये आमदार होणं त्याला काही कोणाची सिनियरिटी वगैरे लागत नाही. त्यामुळं जे आता मी दुसऱ्या पक्षातून आलो, मला 16 वर्ष झाले. काल कोणी काल परवाच आला तो पण तेच मागणी करतो. त्यामुळं लोकशाही मजबूत होण्याच्या दृष्टीनं पडलेलं पाऊल आहे असं मी मानणारा कार्यकर्ता आहे. त्यांनी त्यांच्या भावना मांडल्यात, त्याचं नक्की स्वागत आहे. सर, त्याच्यासोबतच एकीकडे आज शरद पवारांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि कालच स्नेहभोजन सुद्धा झालं सगळ्या आमदारांना एकत्र बोलवून आणि कुठलीही पूर्वकल्पना नसताना किंवा कोणतेही घटक पक्षांना माहिती नसताना अशा प्रकारे इतकी मोठी भेट होते. बघा, पवार साहेब देशाचे नेते आहेत आणि देशाचे पंतप्रधानांना भेटणं हे काही कोणाला विचारून जावं, विचारून भेटावं हे तरी हे असे काही कोणी चर्चा करतं किंवा असे काही संकेत आहेत असं मला वाटत. यानंतर आपण बघणार आहोत आज दिवसभरातली राजकारणातली महाराष्ट्राच्या एक अतिशय मोठी घडामोड जी दिल्लीत घडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार या 2 दिग्गज नेत्यांची दिल्लीत भेट झाली. त्यामुळे थोड्याच वेळात आता पत्रकार परिषद होणार आहे. शरद पवार यांची या भेटीच्या बद्दल ते माध्यमांना सांगणार आहेत, महाराष्ट्राला सांगणार आहेत की ही भेट नेमकी कशासाठी झालेली होती, काय चर्चा झाली. 20 ते 25 मिनिट या 2 नेत्यांमध्ये झालेली ही चर्चा. जी माहिती मिळते त्यानुसार काल संध्याकाळी उशिरा शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट मागितलेली होती आणि मोदींनी सुद्धा लगेचच त्यांना वेळ दिली आणि आज या 2 नेत्यांमध्ये दुपारी भेट झाली. दरम्यान इथेनॉल खरेदी आणि साखरेच्या मुद्द्यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचं कळतं आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्याकडे 120 कोटी लिटर इथेनॉल पडून आहे. त्याची जवळपास 10,000 कोटी रुपये किंमत आहे. त्यामुळे ते इथेनॉल इंडियन ऑइल आणि भारत गॅस पेट्रोलियम यांनी वेळेवर त्याची खरेदी करावी यासाठी शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. सोबतच साखर कारखान्यांकडे हंगामातील 1,10,00,000 टन साखर पडून आहे. ती जवळपास 40,000 कोटींची आहे. त्याची पण माहिती सुद्धा देण्यात आली असंही कळत आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संबंधाचा राजकीय भडका उडालेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी शरद पवारांनी ही भेट घेतल्याचा सुद्धा अंदाज वर्तवला जातोय. कारण अधिकृतपणे अजूनपर्यंत काही सांगितलं गेलेलं नाही की ही भेट कशासाठी झालेली होती. त्यामुळे अनेक तर्क वितर्क लढवले जात आहेत आणि याच भेटीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे थोड्याच वेळात दिल्लीत पत्रकार परिषद घेणार असल्याचं कळतंय. मंत्रिमंडळाने किंवा आमदारांनी जे निवडून दिलेल्या मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने 12 जे काही विधान परिषदेचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य आहेत त्यांचं रितसर नावं दिलेली आहेत आणि त्या गोष्टीला काही वर्ष होऊन गेलेली आहेत. तर ते का करत नाही माहिती नाही. आम्ही अनेकदा जाऊन विनंती केली तर असं ऐकायला मिळतं की वरिष्ठ पातळीवर बोला म्हणून आमचे वरिष्ठ नेते आपण आहात म्हणून आम्ही आपल्याला सांगतोय. तर आपण दिल्लीला गेल्यानंतर दिल्लीतल्या वरिष्ठांशी आपण बोलावं. कदाचित त्याबद्दलची ती भेट असू शकते. यानंतर आपण थेट दिल्लीला जातोय. आमचे प्रतिनिधी सिद्धांत मिश्रा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत जे आता शरद पवार यांच्या पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणाहून अधिक तपशीलवार माहिती देणार आहेत. सिद्धांत जी, कब ये पत्रकार परिषद शुरू हो जाएगी, कब तक शरद पवार जी का आ सकते हैं इस पत्रकार परिषद में? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर में पत्रकार परिषद की शुरुआत हो जाएगी. शरद पवार खुद ये पत्रकार परिषद ले रहे हैं और अमूमन हर बार वो कई बार यहाँ पर दिल्ली में जब भी रहते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी जो दोस्ती है वो मुख्यमंत्री के दिनों की दोस्ती है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे. लेकिन आज कुछ विषय अलग है. यही वजह है कि मिलने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनाउंस किया गया. इसके साथ ही साथ जो सूत्र बता रहे हैं, जो एनसीपी में हमारे सूत्र वो ये बता रहे हैं कि शरद पवार और प्रधानमंत्री के बीच में सेंट्रल एजेंसीज को लेकर चर्चा हुई है. शरद पवार ने प्रधानमंत्री को दो टूक बताया है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है. हालांकि इस बारे में औपचारिक पुष्टि
अभी हम सब इंतजार कर रहे हैं। शरद पवार खुद आके इस बारे में औपचारिक पुष्टि भी करेंगे और आगे के भी डिटेल्स बताएंगे। बट जो प्रमुखता से 3-4 विषय थे उसमें से एक विषय सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग भी है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हर रोज राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, हाँ। एक ना एक मंत्री या नेता पे एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, या आज जैसे सीबीआई ने आज अनिल देशमुख की कस्टडी ली, संजय राउत की पत्नी की के नाम जो संपत्ति थी उसको कल जब्त किया गया। ऐसे में जो राजनीतिक माहौल है बीएमसी चुनाव से पहले वो लगातार गर्म हो रहा है। इस बीच पवार की प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है इस पर सबकी नजर थी और आज एक चौंका देने वाली मुलाकात थी, क्योंकि इसकी जो सूचना थी वो मीडिया को पहले से नहीं थी। पर अब मौका है कि पवार मीडिया के सामने आ रहे हैं और स्पष्ट करेंगे उन्होंने प्रधानमंत्री को क्या कहा और किस अनिल देशमुख की फिर से गिरफ्तारी पे या संजय राउत की वाइफ की जो अटैचमेंट्स हुए प्रॉपर्टी की उस पे उनका क्या कहना है। और सिद्धांत जी, एक बात और है कि कल जो बैठक हुई थी शरद पवार जी के घर पे, जहां में बहुत सारे नेता आए थे, कांग्रेस के थे, एनसीपी के थे, बीजेपी भी कुछ नेता थे, डिनर डिप्लोमेसी की बात चल रही थी। उसके अगले ही दिन मोदी जी की ये बात हुई है, उनसे बात हुई है। क्या चर्चा है दिल्ली में कि और कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं महाराष्ट्र के राजनीति से जुड़े जिसमें इन दो नेताओं में बात हो सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शरद पवार प्रधानमंत्री से अक्सर मिलते रहते हैं और जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब से वो शरद पवार एक अच्छे दोस्त थे और पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी उन्होंने कई बार अपने दोस्ती के बारे में जिक्र किया और कोई छुपाने वाली बात नहीं। राजनीतिक गलियारों में ये बातें सबको पता है, लेकिन जब बात राजनीति की आती है तो दोनों ही राजनीति के महारथी हैं और दोनों को ही पता है कि कैसे राजनीतिक दांव चला जाता है। हाल ही में कल शरद पवार के बंगले में जिस प्रकार से एमएलए की एक पार्टी हुई जिसमें संजय राउत चीफ गेस्ट के तौर पे मौजूद थे, शरद पवार के बगल में बैठे थे। दिलचस्प बात यह रही कि संजय राउत अगर शरद पवार की एक बगल में बैठे थे तो दूसरे बगल में उनके नितिन गडकरी बैठे थे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। वहां से भी जो मैसेजिंग गई है वो ये गई है कि कल ही के दिन संजय राउत की प्रॉपर्टी, उनकी वाइफ की जो प्रॉपर्टी थी वो अटैच की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और कल ही शाम को नितिन गडकरी एक इवेंट में शरद पवार और संजय राउत के साथ दिखते हैं। मैसेजिंग क्या थी, क्या अर्थ था, ये अभी तक समझ पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी नेताओं ने ये कहा है कि क्योंकि बहुत निजी संबंध है तीनों नेताओं में, इसलिए वो सब आए थे और सारे महाराष्ट्र के एमएलए आए थे। तो ये था। अब से बस कुछ देर में शरद पवार आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि लाइव तस्वीरें आप कैमरे से देख सकते होंगे। शरद पवार बस अब अपनी कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, उसके बाद वो प्रेस को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी, आपका आपने पूरी जानकारी दी। तर थोड्याच वेळात शरद पवार यांची पत्रकार परिषद सुरू होते। आपण थेट दिल्लीला जातोय। शरद पवार हे पत्रकार परिषदेच्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि ही पत्रकार परिषद सुरू होतीये। महाराष्ट्राच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणात सुद्धा आज एक मोठी राजकीय घडामोड घडली, ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार या दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये जवळपास अर्धा तास चर्चा झाली। काय होता चर्चेचा अजेंडा, शरद पवार यांच्या पत्रकार परिषदेतून ऐकूयात। काही तांत्रिक कारणामुळे शरद पवार यांच्या पत्रकार परिषदेत आपल्याला पोहोचायला अडचण येते, पण आपण पुन्हा एकदा तिथे जाण्याचा प्रयत्न करूया। पण शरद पवार यांच्या या पत्रकार परिषदेवर संपूर्ण देशाची नजर असणार आहे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत आता काही वेळापूर्वीच ते भेट घेऊन आलेले आहेत। या भेटीत नेमक्या कुठल्या मुद्द्यांवर चर्चा केली याचा खुलासा शरद पवार करण्याची शक्यता आहे। In fact, he joins in with Prime Minister today. There are a number of issues which people from Lakshadweep are facing, and Mr. Sagar, he was continuously discussing with us and raising all these issues. And it was his request that Lakshadweep is a centrally administered area, and that's why letters were made to the notice of the Prime Minister.
And that's why Bhutan Hussein, he has raised certain issues on the Prime Minister. I think it is better that he should leave about what exactly he said about Lakshadweep. Mr. Raj. Thank you so much, sir. Lakshadweep being a centrally ruled area, after the new administrator giving additional charge, Mr. Praful Patel, he is posted as administrator since 2006 in Dadra Nagar Haveli and Daman Diu, and in Lakshadweep in 2020 after the demise of Dinesh Sharma. So after Mr. Praful Patel administrator taking additional charge of Lakshadweep, Lakshadweep, One second. Praful Patel of administrator, yes, not other Praful Patel. Praful Patel, Mr. Praful K. Patel, administrator. He was the Home Minister of Gujarat earlier when Mr. Prime Minister Modi ji was the Chief Minister. So once he took the charge of administrator of Lakshadweep, so Lakshadweep started witnessing not many issues in all the sectors, especially in the field of health, in the field of transportation, in the field of education, in the field of human resources, and even to the extent that the land of the people of Lakshadweep, where people even started living there from the 13th century, that land belongs to the people of Lakshadweep, were also trying to be acquired without the consent of the people of Lakshadweep. So these issues we being continued for the last 15 months. So I have been requesting my national president Pawar Saab that this issue to be flagged to the Prime Minister, and we need to arrive at a conclusion that the people of Lakshadweep are in great distress. To cite some of the examples, two major issues which we are facing now in Lakshadweep is, you know that Lakshadweep is a place where there is no much scope of any private entrepreneur or private job opportunity as of now. Now the most of the jobs related to the people are connected to the government jobs, starting from the doctors to the Safai Karmachari of Panchayat. So after Mr. Patel joining Lakshadweep, by now he have retrenched nearly 2,400 employees, both contract and casual laborers, which includes, I said, doctors to the Safai Karmachari, which alone has taken away nearly 2.5 crores of rupees from the economic circle of Lakshadweep in a month. So one can imagine a place like Lakshadweep where its total population is just 70,000, where there is no scope for any private employment. So 2,400 people, that too amidst of the pandemic situation, when the Prime Minister's order was there, no such retrenchment should happen in the pandemic situation. At this time, nearly 2,400 people have retrenched from the job, which has affected our economy very badly, and people, which directly affects the shopkeepers, and for the any purpose people would depend the economic circle. Say 2.5 crores going away from the economic circle in a month, it really affects the people's livelihood in Lakshadweep. That is number one. Number two, Lakshadweep's land, entire land belongs to the people of Lakshadweep. So the regulation also says the same thing. But Mr. Patel, after coming in, he started declaring new projects, which he stopped all the ongoing projects and new projects declared. And all these projects was trying to be implemented in private lands, people's land, without their consent. And to the extent of land he has notified is around 52 lakh square kilometers. You know, the total land mass of Lakshadweep is 32.2 square kilometer. And from that, 52,000 lakh square meter land, which is around 120 acres of land,
is being notified without any caudal formalities of the Land Acquisition Rehabilitation Act 2013. And for any development in Lakshadweep, the development of Lakshadweep, the Bible is the Integrated Island Management Plan, which is notified by Government of India with the recommendation of the Supreme Court. That is the Bible of any development. So for any such land acquisition process, the consent of the panchayat, local panchayat, is compulsory, where the Gram Sabha has to take the consent of it. So far, no such action has been done from the side of administration, and unilaterally administration went on notifying for acquiring these land without observing any caudal formality. This really had a fear in the mind of the people of Lakshadweep that they have very limited land. What is the guarantee that one fine morning all their property would be grabbed by in the name of development? This was the real fear of the people of Lakshadweep. And apart from that, the closure of agriculture department, closure of veterinary department, there is no veterinary doctors. Even to consult, even for doctors in the medical field, they have to travel from one island to another island, where in the previous year we had doctors of dental doctors in all the islands. Now they have to travel, minimized from 10 to 5, they have to travel from one island to other island. The situation, one referral hospital we had in Agati, Rajiv Gandhi Specialty Hospital, that hospital has been minimized to a non-referral hospital. Not such, practical surgeries are happening now. It is on a very minimal structure. So everywhere, Lakshadweep people are into a great distress. So this was, people's sufferings for the last 15 months. So I have been discussing with my leader Pawar Saab to raise this issue with the Honorable Prime Minister, so that he would be the final person to take a call on that. On that, today with my leader Pawar Saab, I met the Prime Minister and apprised all these issues to him. What was his reaction? His reaction was he had given me a very patient listening, that I feel that he will definitely intervene into all these issues. That is what I expect. I'll give to him. Is a question on this subject? Sir, anything else that you discussed with the Prime Minister? How long was your meeting with the Prime Minister? I'm asking about him. What he says about Lakshadweep. Anybody wants to ask any question about Lakshadweep? Sir, what did you tell the Prime Minister about Lakshadweep, and what was the Prime Minister's response? You see, we have discussed what he discussed. That is, he himself discussed. I was present. And secondly, my discussion was limited. Because in fact, my visit was mainly for Lakshadweep issue. But when I get opportunity to meet, one problem which Maharashtra is facing, that definitely I have raised, and that is, for the last 2.5 years, there are 12 legislative councils members' seats are vacant. These seats are governor's nominee. Maharashtra government has submitted these to Honorable Governor 2 years back, 2.5 years back. Cabinet approval is there. And that 12% list is pending with Honorable Governor of Maharashtra for the last 2.5 years. And that's why all these posts are vacant. So I just want to the notice of Honorable Prime Minister, it's not fair. Legislative government got every right to recommend. Government has recommended. It is the duty of the governor to give clearance. But last 2.5 years, he could not find the time to give clearance for this proposal. And that's why all these posts are vacant. What's up?
Maharashtra, your party is raising issue of the misuse of central agency in the Maharashtra state. Have you discussed anything regarding the same with Prime Minister? No, I have not discussed that subject. I just brought to the notice of Honorable Prime Minister only one case, and that case belongs to journalist, and his name is Sanjay Raut. Sanjay Raut is a Rajya Sabha member, but he is the editor of one of the union newspaper. And yesterday, we got the information his own apartment, flat, and his land, that land is half an acre near Alibaug. So I think these two properties are attached by these agencies. So we just brought to the notice. He is a Rajya Sabha member, he is the editor of the newspaper, and such a small property, I don't know what basis action was taken about him. And that I definitely brought to the notice of Honorable Prime Minister. Sir, do you also feel that this is a misuse of the central agencies? सर, प्रधानमंत्री से आज आपने क्या क्या बातचीत की, एक बार हिंदी में बता दीजिए। संजय राउत के मुद्दे। मैंने एक ही बात कहने की कि जैसे मैंने कहा, वैसे दो बातें की। एक, पिछले 2-2.5 सालों से महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर्स नॉमिनी 12 seats which state government has recommended to Honorable Governor, the Governor has not acted, and that's why these 12 seats are vacant for the last 2.5 years. So I just wrote to ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। दूसरी बात ये थी कि संजय राउत राज्यसभा के मेरे करीब सामना के संपादक एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम ये सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। ये कदम में उनका फ्लैट और उनके आधा एकड़ जमीन वो अटैच की है। हमें लगा कि ये इंजस्टिस है, और ये इंजस्टिस एक तो राज्यसभा सदस्य और दूसरा सीनियर जर्नलिस्ट, और इसलिए ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान पर डाली। बस राज्यपाल नियुक्त 12 विधायकों के बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना है, और क्या उम्मीद है आपको कि इस मीटिंग के बाद वो नियुक्ति हो जाएगी? हमने उसके कारण ये दोनों इश्यू हमने उसके कारण पर डाला, उनकी रिएक्शन हमने पूछी नहीं। मैं इतना ही सोचता हूँ कि इसे सीरियसली वो सोचेंगे और कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। Sir, it is not only Mr. Sanjay Raut, even your own party man, Mr. Nawab Malik, is inside. Did you raise that issue, or is it a pattern only? No, Mr. Sanjay Raut. That issue I have not said. Sir, do you also feel? There are Nawab Malik is not only one. There are many. But that we will discuss in Bombay, we will discuss with government, we will collect the latest information, and then we will decide what to do. Sir, do you also feel that there is a misuse of central agencies, as everyone is saying in Maharashtra, all the Mahavikas Aghadi leaders? नहीं, सीधी बात है। एक ही केस देखिए ना, संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेने की आवश्यकता क्या थी? क्या प्रोवोकेशन क्या था? Just because he is making some statement, because sometimes he is right, sometimes he criticizes. संजय राउत के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, आपको लगता है केंद्र तो जिम्मेदार है सर इसको, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी भी सपोर्ट कर रहे हैं? सेंट्रल एजेंसी ने ये कदम उठाए हैं, ये एक्शन सेंट्रल एजेंसी के, और जब सेंट्रल एजेंसी इस तरह से कदम उठाती है, एक्शन लेती है, तो इनकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। लेकिन किरीट सोमैया जैसे लीडर जो है वो दिल्ली में आते ही रहते हैं सर। ठीक है। Sir, there is a feeling within the NBA that the stability issue is not there, and always there is a question mark about
whether the Congress, the NCP and the Shiv Sena will be together. In this context, your meeting with the Prime Minister. In fact, that these type of questions I am answering for the last 2.5 years. Nothing will done. There is a stable government. Government will complete its tenure, and this government in next election will go collectively, and again they will get same position. Congress always feels miffed and annoyed with Mahavikas Aghadi's other partners. Yesterday also they met Sonia Gandhi and they somewhere raised their concerns about the same. It's like NCP and Sena going together but keeping Congress aside. Do you somewhere... ये सरकार तीनों पार्टी का है, इनमें से एक पार्टी डिस्टर्ब हो जाएगी तो सरकार चल नहीं सकता, और सरकार चलाने वाले लोग हैं, इनमें इतनी समझदारी है कि वो किसी फैसले को नाराज करके राज नहीं चलाएंगे। आज तक हमने कांग्रेस का ऐसी शिकायत है ऐसे कभी सुने नहीं। हाँ, अखबार में पढ़ी, मगर 1 to 1 हम बैठे हैं तो कभी इशू रेज नहीं हुआ। सर, प्रधानमंत्री के साथ आपकी मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के एक बीजेपी के नेता का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ हमारी जितनी कटुता है उतनी एनसीपी के साथ नहीं है। ठीक है भाई, किसी ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, मगर हमारी क्लियर कट थिंकिंग है कि बीजेपी के साथ हम किसी के कोई रिश्ते नहीं लेंगे। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर बीजेपी के खिलाफ कदम उठा रही है, उठाएंगे। लेकिन बीजेपी ये भी कर रही है सर कि सेंट्रल एजेंसीज है वो मातोश्री तक पहुंच गए, इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। ऐसा बीजेपी कहती है। मालूम है, मैंने सुना नहीं, मगर मैंने प्राइम मिनिस्टर को किसी मीटिंग की, ये बात मैंने आपको बताई। पवार साहब यूपीए के अध्यक्ष बनने को लेके काफी सारी अटकलें पहले भी लगाई गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी ये जिसे कहते हैं कि एक मौका आपसे भी पूछा गया था बट आपने ऑफर टर्न डाउन कर दिया। कितनी सच है ये खबरें? एक तो मैंने और मेरी पार्टी की लाइन यूपीए की चेयरमैनशिप हम लोग मांग रहे, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं। मेरा पर्सनल ये कहना है कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए मैं खुद तैयार नहीं हूँ, ये मैंने कई बार कहा है। हाँ, कुछ लोग पार्टी में कहते हैं कि आप जिम्मेदारी ले लो, but that's not possible for me, and that's why, and secondly, we don't want to disturb present setup. सर, आपने कहा इंटरेस्टेड नहीं, कोल्हापुर में भी आपने कहा था, लेकिन दूसरा चेहरा कौन है यूपीए के अध्यक्ष के लिए? आज है ना, आज जो है तो इसको किसने कहा, उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रवासी चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है, तो आप लोगों की भी आपस में चर्चा हुई होगी अगर सहयोगी दलों से, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी और सबकी कौन हो सकता है चेहरा, प्राथमिक बातचीत हुई? यही बात अच्छी है कि हम नॉन बीजेपी जो देश में इम्पोर्टेंट पार्टीज है, इनकी एक मीटिंग बुलानी चाहिए, इस तरह का सुझाव पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने किया। ममता जी हैज रिटन टू मी and she expects that I should contact most of the leaders other than BJP, and we should call a meeting of non-BJP leaders and discuss what will be the future course of action. So I am going to contact them. प्रधानमंत्री ने संजय राउत जी के मुद्दे पर क्या कहा है? संजय राउत हमने उनके कान पर बात की, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कुछ जवाब देना। पवार साहब, संजय राउत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के नेता ने संपर्क किया था और कहा था कि अगर आप समर्थन नहीं देंगे तो आपके घर केंद्रीय एजेंसियों का छापा पड़ेगा, और वो हो रहा है ये। ठीक है, मैंने बताया, कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं। मैंने 2 दिन पहले दिन पर कोल्हापुर, और कोल्हापुर में मैंने दूसरे दिन अखबार में स्टेटमेंट देखा, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट उनका स्टेटमेंट था, वहाँ एक बाई इलेक्शन चालू है, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि
बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो शायद ईडी आपके घर आ सकती है। ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री पाटिल उन्होंने कोल्हापुर में 3 दिन पहले किया। Did you tell this to the Prime Minister? No. Sir, I just wanted to know your former party has now become is virtually getting into a position of where leader after leader is vacating in the Congress party. Most leaders are leaving it. Do you see any hope of any opposition space? Is that eroding, or do you what exactly do you feel is the future for the Congress party? No, I don't think what we say is that it is situation. In fact, in Congress, there might be some discussion, there might be some suggestion, but the intention behind of this section, these people, they met me also. Their total approach is how to strengthen party, and from that angle they are discussing. But do you see there is a hope, because you also tried and you couldn't succeed, then you started your NCP? Basically, those who are suggesting, they want to build the party. Not only that, but they want like-minded forces to come together. And that's why they are discussing. Sir, is there a possibility of you going back to the Congress party? I don't know why you are asking this type of question. Who authorized, I'm leading one political party. You got to really write as a journalist question, but not this type of previous question. सर, आज प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद आपको लगता है सेंट्रल एजेंसीज में बदलाव आ सकता है या बीजेपी लीडर में बदलाव आ सकता है आगे? वे हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे। हमारी ड्यूटी थी कि एक जर्नलिस्ट और पार्लियामेंट के मेंबर पर इंडस्ट्रीज हो रहा है, वो उनके काम पर जाने की ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी, वो हमने पूरी की। अभी आगे क्या होगा, क्या कदम उठाएंगे, देखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के लीडर बताते हैं सर, लिस्ट बहुत लंबी है। मालूम नहीं कौन से लीडर, ये लीडर की लिस्ट आपके पास होगी तो आपको मिल जाएगी। सर, महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि संजय राउत के और कर से आंदोलन भी चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी महाराष्ट्र में पैदा हो सकती है, तो महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या होगा? मैं अकेला नहीं बता सकूंगा, तो ये फैसला आंदोलन जब सेशन खत्म होगा तब आई गो बैक एंड दिस विल बी कलेक्टिव डिस्कशन। सर, उद्धव जी से आपकी बात हुई इस टॉपिक पे, बात करेंगे? नहीं, मेरी बात नहीं, कल जाने के बाद करती है। तो ये कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है सर, आपकी पार्टी और कांग्रेस और उद्धव जी की पार्टी, उसको कोई खतरा नहीं, वो चलती रहेगी, उसमें तीनों लोग एक साथ हैं? बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं, ये सरकार चलेगी और आगे के चुनाव जब आएंगे 2.5 साल के बाद फिर वापस आएगी। सर, जिस तरह से कांग्रेस का हाल अभी फिलहाल है, 32 या 33 सीट बचे उनके राज्यसभा में, 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक भी राज्यसभा का एमपी नहीं है। आने वाले 2 साल में जो चुनाव, आपको क्या लगता है कि जो मुख्य विपक्षी भूमिका कौन सी पार्टी निभा सकती है? क्या वो कांग्रेस होगी? अभी देखेंगे नंबर क्या है, किसके पास है, कितना। आज भी कांग्रेस के पास ज़्यादा नंबर है, तो जब तक ज़्यादा नंबर है तब तक दूसरी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, महाराष्ट्र में किसान नेता राजू शेट्टी आपके साथ थे, अभी आपके साथ वो नहीं है, कल घोषणा की। वो कई दिनों से करते थे, आज ही नहीं, कल ही नहीं, पीछे सालों से उनका अफसोस ये था। Sir, did you have a conversation about fuel hike and a common man that is suffering with the inflation all across? There are protests that is happening by your party. As I told you, only 2 issues I discussed. They are just nothing. सर, महाराष्ट्र के कैबिनेट में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ऐसी चर्चा शुरू है, ऐसा कुछ? कैबिनेट चेंज पॉलिटिकल पार्टी का कैबिनेट है, इनमें से एक पार्टी की स्थिति मुझे मालूम है। जहाँ तक एनसीपी है, एनसीपी में कोई चेंजेस की पोजीशन नहीं है। हाँ, वहाँ वैकेंसीज है, वैकेंसीज के बारे में स्टेट प्रेसिडेंट और पार्टी लीडर इनके साथ बातचीत करके हम उचित टाइम पर कुछ कदम उठाएंगे। Sir, a lot of communal issues are going on in the country, whether it is about the Karoli incident or the Gorakhpur incident. Sir, what is your take over that, sir? As I said, today's my visit was limited to 2 issues, and other than a single issue I have discussed. What we are raising
these are the issues which we have to take collective stand. And in collective stand, all regional parties and parties like Congress, everybody has to take incorporate. That process we want to resolve as early as possible. सर फ्यूल प्राइस हाइक के मुद्दे पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया, आपको लगता नहीं कि लाइक माइंडेड पार्टीज को एक साथ सड़क पर भी उतरना पड़ेगा क्योंकि प्राइस हाइक जो है लगातार जारी है सर फ्यूल के? ये जो ममता जी ने हमें लिखा है, ममता जी ने लिखा है ये सेंट्रल एजेंसी की बात है, और इससे भी ज़्यादा राइजिंग प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस एंड द प्रॉब्लम विच कॉमन मैन इज फेसिंग because of rising prices and unemployment and few other issues. So we should discuss and talk out the common program. That program will be decided in this meeting. So would you like to respond on Sri Lanka's financial era, the way the country is going through right now, instability, and also Pakistan? Unfortunately, what is happening there, Sri Lanka is a neighbor. We always keep in contact with them. If something is happening there, it affects us in certain part of southern part of India, particularly Tamil Nadu and others. And that's why definitely we are worried. We hope the approach of central government to help Sri Lankan government in this situation is a correct approach, and we don't afford to support that. In Pakistan, difficult to say anything. Don't know what will happen. Looks like it will take 2-3 months, and if really the process of election conduct for 3 months, in 3 months, probably there might be different situations. We have to wait and watch. सर कश्मीरी फाइल्स के मुद्दे पर आपने केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया था इससे पहले, लेकिन अभी महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसे लीडर बोल रहे हैं मस्जिदों के ऊपर जो स्पीकर्स है वो हटाए और हनुमान चालीसा शुरू की जाए वहाँ पे। राज ठाकरे जी क्या बोलते हैं इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर आज देश में भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर देश के राज चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। कई राज्यों में उनकी हुकूमत है। राज ठाकरे ने जो प्रोग्राम लिया, इस प्रोग्राम को बीजेपी ने सफल करने की नीति वहाँ अनाउंस की और बीजेपी के कार्य इसमें शामिल हो रहा है। ये बात देश के लिए, समाज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं। सर 19 के इलेक्शन में राज ठाकरे आपके साथ क्या ऐसा क्या बदलाव आ गया? राज ठाकरे अभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ ये भी सच नहीं, मगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बातें की थी और लोगों को कहा था कि चाहे कांग्रेस को चाहे एनसीपी को वोट देना हो तो आप सोच सकते हैं, मगर बीजेपी को नहीं देना। ये उनकी लाइन थी। आज कुछ बदलाव आ गया तो क्यों आ गया मैं जानता नहीं। Sir, on agriculture front in Ukraine, with the fertilizer prices going to be increased, how do you view what will happen in terms of production? By and large, overall situation में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की है देश की तो कंफर्टेबल है, स्टॉक पोजीशन अच्छी है, मगर फर्टिलाइजर के प्राइसेस जिस तरह से हो रहे हैं इससे आगे कुछ महीने में शायद किसानों को फर्टिलाइजर का आइडल शॉर्टेज और ज़्यादा कीमत ये समस्या उनके सामने आएगी। इसीलिए कल महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ आए थे, उनसे डिटेल बात उन्होंने की और मेरे बाद उनकी भारत सरकार के कंसर्न मिनिस्टरों के साथ मीटिंग थी। अंतिम की मीटिंग में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो मीटिंग के बाद वापस गए, मगर इस पर स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान है। क्या ऐसा कारण है कि सरकार ना फ्यूल प्राइसेस पे डिस्कशन कर रही है दोनों हाउसेस में, ना एसेंशियल मेडिसिन के प्राइस जो इंक्रीज हुए उस पर डिस्कशन कर रही है? नहीं, इसी
जो लोगों की समस्या है इस पर डिस्कशन करने की ये सरकार की कभी तैयारी होती नहीं। मुझे याद है कि ये सबने मैं देखता था 10 साल देश के फायदे में छोटी जब क्राइसिस ऊपर गई तो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता। प्रैक्टिकली एवरी सेशन मुझे इस इशू पर जवाब देना पड़ता था और हम डिस्कशन को कभी ना नहीं करते। सर, एक बात है, महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। जिस तरह से संजय राउत ने आरोप किए थे उसके ऊपर, क्या महाराष्ट्र सरकार ईडी के अधिकारी की चौकसी कर सकती है एसआईटी के बारे में? मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कदम उठाया ऐसी न्यूज मैंने आज अखबार में पढ़ी, जाने के बाद पूछेंगे। Yesterday you met Nitin Gadkari. Everyone is a bit curious, like. I think yesterday there was a 75 to 80 MLAs from our party. They are here for training, and some of them requested me that they will be happy if I spare time for meeting. So instead of just meeting, I invited for dinner. So they suggested there are lots of issues regarding rules and others. So in that connection, Gadkari's presence will be very useful to us. That was the request of the MLA. That's why I requested Mr. Gadkari, and I must say he accepted. He spent lots of time. He discussed and gave patient hearing to all MLAs, and I hope he will try to resolve his problems. चलिए, थैंक यू। रास्ता ज़रा जल्दी खाली करिए क्योंकि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीच्या संदर्भात आणि त्या चर्चेच्या संदर्भातला तपशील आता माध्यमांच्या समोर ठेवलेला आहे। अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सुद्धा त्यांनी भाष्य केलेलं आहे, पण या घडीची सगळ्यात मोठी बातमी ही आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीमध्ये राज्यात सुरू असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संदर्भात नाही, पण संजय राऊत यांच्यावर जी कारवाई ईडीने केलेली आहे त्या कारवाईच्या बद्दलचा मुद्दा आपण पंतप्रधानांच्या या चर्चेमध्ये उपस्थित केल्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलं। आणि गेल्या 2.5 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये जो मुद्दा सातत्यानं राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात वादाचं कारण ठरला तो म्हणजे राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या चर्चेचा मुद्दा सुद्धा या भेटीमध्ये आपण मांडल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलेलं आहे। आणि 12 आमदारांची नियुक्ती ही राज्यपालांकडून केली जात नाही याच्याबद्दल सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर आपण घातल्याचं, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांच्या बद्दलचं हे आपण पंतप्रधान मोदींच्या कानावर घातलं असं शरद पवार यांनी आज स्पष्ट केलंय। त्याचबरोबर राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवर सुद्धा त्यांनी टीका केली आहे। राज ठाकरे यांनी 2019 मध्ये जी भूमिका घेतली होती त्याच्या वेगळी भूमिका आता ते घेत आहेत यावर सुद्धा त्यांनी बोट ठेवलेला आहे। त्यामुळे आज दिल्लीमध्ये घडलेली सगळ्यात मोठी राजकीय घडामोड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भेट घेतली। तब्बल 25 मिनिटं या दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये ही भेट झाल्याचं कळतंय, पण या भेटीच्या दरम्यान नेमकी काय चर्चा झाली त्याचा तपशील काय हे मात्र बाहेर येऊ शकलेलं नव्हतं। पण आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या भेटीतल्या काही मुद्द्यांच्या बद्दलचा उल्लेख केलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं हे 2 मुद्दे त्यातले महत्त्वाचे शरद पवार यांनी सांगितले। त्यातला एक पहिला मुद्दा तो म्हणजे कालच ईडीनं संजय राऊत यांच्या संपत्तीवर टाच आणली। त्यांचा दादरमधला मुंबईतला एक फ्लॅट आणि अलिबागमधली जमीन जप्त केली ईडीनं। तो मुद्दा सुद्धा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सोबत झालेल्या बैठकीत आपण मांडल्याचं त्यांच्या कानावर घातल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं। यासोबत बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय। ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत।